एक्सेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कल फिजिक्स की पहली क्लास में हमने पढ़ा था। तो फिजिक्स की पहली क्लास में हमारा कल अंतिम पॉइंट था कि मापन के उपकरण। हमने कुछ मापन के उपकरण पढ़ भी लिए थे। आज हम उसके आगे से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पहला मापक यंत्र है ओडोमीटर। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए। ये प्रत्येक वाहन में ओडोमीटर लगा हुआ होता है। और फिर जैसे यहाँ से एक वाहन अगर किसी दूरी तक गया हुआ है तो ओडोमीटर ये बता देगा कि आप वहां से यहाँ तक आए हैं तो आपने कितने मीटर दूरी तय की है। पेरिस्कोप दूसरा उपकरण है पेरिस्कोप। तो पानी के अंदर से बाहर का दृश्य देखने के लिए पेरिस्कोप उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर उपकरण है कि जैसे पृथ्वी से दूर सूर्य है, तारे हैं या चंद्रमा है, तो इस तरीके से उनका तापमान यानी पृथ्वी से सुदूर काफी दूरी पर जो पिंड स्थित है तो उसका तापमान ज्ञात करने के लिए पायरोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला है फोनोमीटर। फोनोमीटर उपकरण जो है वो प्रकाश की तीव्रता को मापता है कि प्रकाश का तापमान कितना है। अगला है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है झूठ पकड़ने वाला उपकरण है, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। अगला है स्पीडोमीटर। तो गतिमान वाहन की गति कि कोई वाहन चल रहा है तो वर्तमान समय में उसकी स्पीड कितनी है। जैसे देखिए मोटरसाइकिल में होता नहीं कि 40 पर जा रही है, 60 पर जा रही है, तो वो ओडोमीटर मापता है कि जो वाहन है उसकी वर्तमान गति कितनी है। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर टैकोमीटर जो है वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है दूर की वस्तु देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अंतरिक्ष में किसी पिंड को देखने के लिए, ग्रह उपग्रह या सूर्य चांद देखने के लिए हम लोग टेलीस्कोप उपकरण का उपयोग करते हैं। थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है जो ताप को नियंत्रित करता है, ना तो ताप को घटने देता है और ना ही ताप को बढ़ने देता है। जैसे ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं तो इस टाइप के यंत्रों में ये लगा होता है जो ताप पर नियंत्रण रखता है। अगला है एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन तो आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन के द्वारा शरीर के अंदर यानी शरीर के आंतरिक हिस्से का जो प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग किया जाता है। जैसे हड्डी टूटती है तब देखिए कि अगर हड्डी टूट जाती है हाथ की तो इस तरीके से एक्सरे किया जाता है जिससे इस हड्डी का पूरा प्रतिबिंब छाया प्रतिबिंब बन करके निकाला जाता है। अगला है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर जो है ये एयर कंडीशनर से एसी कमरे का तापमान, कमरे की आर्द्रता, कमरे में वायु की गति, इन सबको ये नियंत्रित करता है। अगला है नेफोस्कोप। नेफोस्कोप जो है वो बादल की गति मापने का उपकरण है। भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ दिवस महत्वपूर्ण होते हैं जो दिवस हमारी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो मापक उपकरण के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है भौतिक एवं रसायन विज्ञान से संबंधित दिवस। तो पहला दिवस है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये पर्यावरण में भी पूछा जाता है और साइंस में भी पूछा जाता है। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। 11 मई। अगला है ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है या 16 अक्टूबर है ओजोन परत संरक्षण दिवस। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल जो है उसी प्रोटोकॉल में मॉन्टेग्यू में एक सम्मेलन हुआ था तो वहीं पर 16 अक्टूबर को ये ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है डिसाइड हुआ था।
अगला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ दिवस थे जो महत्वपूर्ण थे, तो हमने आप लोगों को समझाए। अब कुछ महत्वपूर्ण खोजें हैं, कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण खोजें की हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। जैसे प्लावन का नियम। प्लावन का नियम मतलब कि तैरने के नियम। तो तैरने के नियम यानी प्लावन के नियम जो हैं आर्किमिडीज ने दिए हैं। किसने दिए हैं? प्लावन के नियम यानी तैरने के नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? तो आर्किमिडीज ने प्रस्तुत किए हैं। अगला है रेडियोधर्मिता। अगला क्या है? रेडियोधर्मिता। तो रेडियोधर्मिता जो है, रेडियोधर्मिता हेनरी बेकुरल ने प्रस्तुत किया। अभी आगे एक चैप्टर आएगा तो उसमें आप समझेंगे कि रेडियोधर्मिता क्या होती है, ठीक है, रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते हैं। तो यहाँ पर केवल आप ये समझ लीजिए कि रेडियोधर्मिता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो हेनरी बेकुरल ने। कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक किरणें जो हैं एफ वेक्टर ने। कॉस्मिक किरणों के बारे में यानी कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की है? तो कॉस्मिक किरणों की खोज की है एफ विक्टर ने, हेंस व एफ विक्टर ने। आगे है रेडियम व पोलोनियम। तो ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व हैं। तो इन दोनों तत्वों की खोज की है मैडम क्यूरी व पीरे क्यूरी ने। ये दोनों लोग पति पत्नी भी हैं। अगला है सापेक्षकता का सिद्धांत। तो सापेक्षकता यानी सापेक्षता का सिद्धांत जो है आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया है। और यह भी कहा जाता है कि सापेक्षता का सिद्धांत बहुत ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत था और आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया, परंतु उनको तब के लोग सापेक्षता का सिद्धांत समझ नहीं पाए थे, तो इसकी महत्ता को नहीं समझ पाए थे। उसके बाद जब इसकी महत्ता को समझ पाए तब आइंस्टीन के कार्यों को समझे। तो क्या किया कि आइंस्टीन ने जब आगे प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की तब उनको नोबेल प्राइज दिया गया, परंतु लोगों के अंदर उनके प्रति जो भावनाएं जागृत हुई वो सापेक्षता के सिद्धांत से ही थी। अगला है विद्युत अपघटन के नियम। तो विद्युत अपघटन के नियम जो हैं फैराडे ने प्रस्तुत किए। क्वांटम का सिद्धांत। क्वांटम का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत किया। क्वांटम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? मैक्स प्लांक ने प्रस्तुत किया। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय तरंगे ये महत्वपूर्ण है। अगला है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज हर्ट्ज ने की है, परंतु प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया है। अगला है होलोग्राफी। होलोग्राफी होलोग्राफी क्या होता है कि लेजर किरणों के द्वारा किसी 3D या कह सकते हैं 3D या त्रिविमीय आकृति का चित्र प्राप्त किया जाता है। तो होलोग्राफी की खोज किसने की है? तो डी गबोर ने होलोग्राफी की खोज की है। अगला है मेसान। मेसान, तो मेसान की खोज किसने की है? तो मेसान की खोज युकावा ने की है। अगला है गैस व द्रवों के समीकरण। तो गैस व द्रवों के समीकरण को किसने प्रस्तुत किया है? तो वंडर वाल्स ने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग पढ़ते भी हैं रसायन में वंडर वाल्स का समीकरण, ये भी मोस्ट है। अगला है गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने प्रस्तुत किया और न्यूटन ने ही गति विषयक 3 नियम भी प्रस्तुत किए हैं। तो गुरुत्वाकर्षण नियम किसने प्रस्तुत किया है? ये थोड़ा सा मोस्ट है कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो है न्यूटन ने प्रस्तुत किया। गति विषयक नियम किसने प्रस्तुत किया? तो गति विषयक नियम भी न्यूटन ने ही प्रस्तुत किए। कितने गति विषयक नियम हैं? तो 3 नियम हैं। कितने नियम है गति विषयक? 3 नियम है। पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, दूसरे नियम को कहते हैं बल का नियम और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अगला है यूरेनियम का विखंडन। यूरेनियम का विखंडन
तो यूरेनियम का विखंडन ऑटो हान ने, अब इन्होंने ही परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला है यक्स किरणों की खोज किसने की? तो यक्स किरणों की खोज रोजन ने की है और इन्हें ही सर्वप्रथम भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला, यानी प्रथम नोबेल विजेता, प्रथम नोबेल विजेता भौतिकी के क्षेत्र में, प्रथम नोबेल विजेता भी हैं रोजन भौतिकी के क्षेत्र में। एक्स किरणों के खोज के लिए इनको प्रथम नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगला है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? तो जे टॉमसन ने की है। अगला, यानी परमाणु के अंदर जो है 3 प्रकार के पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? जे टॉमसन ने। प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं और परमाणु के आंतरिक कक्षा जो है, जिसमें जो कहते हैं नाभिक, तो नाभिक के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला है इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कैसी है? तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति जो है डी ब्रॉगली ने प्रस्तुत किया है। यह इलेक्ट्रॉन की प्रकृति डी ब्रॉगली ने समझाया है। परमाणु, सर्वप्रथम परमाणु के बारे में कुछ सिद्धांत या परमाणु की कुछ विशेषताएं, परमाणु के बारे में दुनिया को अवगत कराया तो किसने? डाल्टन ने। किसने अवगत कराया? तो डाल्टन ने। विद्युत आकर्षण के नियम, तो सर्वप्रथम विद्युत आकर्षण के नियम किसने प्रस्तुत किए हैं? तो कूलाम ने। विद्युत आकर्षण के नियम किसने प्रस्तुत किए? तो कूलाम ने। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये किसने प्रस्तुत किया है? तो ये मिल्कन ने बताया है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो ये किसने प्रस्तुत किया है? मिल्कन ने। कुछ भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो कुछ भारतीय वैज्ञानिकों के भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस वैज्ञानिक ने क्या खोज की, किस क्षेत्र से संबंधित थे, क्या उनका विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है। तो पहले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं और भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में इन्हीं के ही प्रयासों से स्थापित की गई। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इन्हीं के प्रयासों से क्या की गई है? स्थापित की गई है। कहाँ है ये? अहमदाबाद में है। प्रयासों से, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था उसमें, प्रयासों से स्थापित की गई। अंतरिक्ष वैज्ञानिक ये रहे हैं। अगले हैं डॉक्टर राजा रमन्ना। तो डॉक्टर राजा रमन्ना जो है वो भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974। 18 मई 1974 को जब प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और डॉक्टर राजा रमन्ना उसमें क्या थे? शामिल थे। इनका महत्वपूर्ण योगदान भी था। परमाणु ऊर्जा विभाग के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं और परमाणु रिएक्टर अप्सरा, साइरस और एक है पूर्णिया, तो उनकी स्थापनाओं में भी इनका प्रमुख योगदान है। स्थापना में योगदान, स्थापना में प्रमुख योगदान है। प्रमुख योगदान, ठीक है। प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ? 18 मई 1974 को, ठीक है। उसमें भी इनका महत्वपूर्ण योगदान था। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर मेघनाथ साहा। डॉक्टर मेघनाथ साहा ने तापीय आयनन सिद्धांत प्रस्तुत किया और इन्होंने कॉस्मिक किरणों के ऊपर, स्पेक्ट्रम विश्लेषण के ऊपर भी कार्य किया है। उस पर भी कुछ चीजें प्रस्तुत की हैं, तो इससे भी संबंधित है। कॉस्मिक किरणों पर भी इन्होंने अध्ययन किया है और कुछ तर्क दिए हैं। फिर है आगे जेबी नार्लिकर।
नालीकरण, नारलीकरण, जेबी नारलीकरण। तो इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। ये उपाधि है इनकी कि जेबी नारलीकरण को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगले हैं प्रोफेसर सतीश धवन। तो प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट, जो रूस से, यानी भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट, जो रूस की धरती से स्थापित किया गया, तो उसमें इनका प्रमुख योगदान था। उसके बाद रोहिणी प्रक्षेपित किया गया और उसमें भी रोहिणी और आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में इनका योगदान रहा। तो ये जो है अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिक हैं। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि यदि कोई तारा सूर्य तारे से 1.44 गुना बड़ा है, ठीक है, तो वह जो होगा सुपर बोना तारा होगा, और अगर छोटा है तो वह काला बोमन तारा होगा। तो इन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा निर्धारित की थी, चंद्रशेखर सीमा, तारों की समाप्ति संबंधी चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा के बारे में आप खगोलकी में बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, वहां चीजें आपको समझ में आएंगी। चंद्रशेखर सीमा है क्या? तो सूर्य से, उन्होंने कहा कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना, 1.44 गुना, सूर्य है तो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़े तारे हैं या उससे और बड़े तारे हैं, ठीक है, तो वो तारे जो होंगे वो सुपरनोवा तारे के रूप में टूटेंगे, और जो छोटे होंगे वो काला बोमन तारा के रूप में टूटेंगे। और इसके लिए चंद्रशेखर सीमा के लिए, ये अगर नहीं समझ पाए हैं तो ये खगोलकी में आपको समझाया जाएगा। तो तारों की समाप्ति संबंधी चंद्रशेखर सीमा निर्धारित की और उसी के लिए इनको 1989 में नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। अगले वैज्ञानिक हैं चंद्रशेखर वेंकट-रमन। चंद्रशेखर वेंकट-रमन रमन प्रभाव की व्याख्या की है। ये किससे जुड़े हुए हैं? रमन प्रभाव से जुड़े हुए हैं। अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक भी हैं। ये परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संस्थापक, भाभा रिसर्च अनुसंधान के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित हैं, ठीक है। भाभा रिसर्च अनुसंधान के प्रथम अध्यक्ष भी हैं। और ट्राम्बे में जो रिसर्च अनुसंधान गठित किया गया है उसमें भी, यानी ट्राम्बे वाले में जो संस्थापित किया गया है उसमें भी महत्वपूर्ण योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान। वहां भी परमाणु ऊर्जा से एक जो है रिसर्च संस्थान स्थापित किया गया है ट्राम्बे में। अगले हैं सवाई राजा जय सिंह। ये सवाई राजा जय सिंह आप पढ़ेंगे, औरंगजेब के बाद एक राजा हुआ था, औरंगजेब का लड़का ही था मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम। तो उस समय के ये राजा हैं राजस्थान में, जयपुर के। तो इन्होंने, ये जो थे विज्ञान के क्षेत्र में बड़ी रुचि थी इनकी, और विज्ञान में खासकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में। तो इन्होंने विज्ञान से संबंधित, यानी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित बहुत सी खोजें भी की थी, और अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े जो भी छात्र होते थे तो उनको बहुत सी छात्रवृत्तियां या उनके लिए बहुत सारे काम किया करते थे। तो इन्होंने दिल्ली में, मथुरा में, जयपुर में, वाराणसी में, उज्जैन में 3 वेधशालाएं यानी प्रयोगशालाएं बनवाई जंतर मंतर के नाम से। किसके नाम से? जंतर मंतर के नाम से, यानी वेधशालाएं जंतर मंतर के नाम से, जंतर और मंतर के नाम से 5 वेधशालाएं बनवाई। कहां 5 वेधशालाएं बनवाई, यानी 5 प्रयोगशालाएं बनवाई जंतर मंतर के नाम से। खगोल की प्रयोगशालाएं, अंतरिक्ष से संबंधित समस्याओं को हल करने की प्रयोगशालाएं।
कहाँ कहाँ बनवाई? दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी और जयपुर। और इन्होंने जयपुर में ही एक बहुत बड़ी सौर घड़ी का भी निर्माण करवाया है। जयपुर में सौर घड़ी का निर्माण भी कराया है। सौर घड़ी का निर्माण भी कराया है। आगे हैं कणाद, अगले वैज्ञानिक हैं कणाद। तो सर्वप्रथम यानी विश्व में सर्वप्रथम कणाद ने ही परमाणु की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इन्होंने एक बताया कि यानी कि किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य, सबसे छोटा उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है और वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। तो सबसे पहले परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो कणाद ने। और कणाद ने मानव और ब्रह्मांड के संबंधों के बारे में भी बहुत सी परिकल्पनाएं प्रस्तुत किए और उन परिकल्पनाओं का समूह जो है वो वैशेषिक सूत्र यानी मानव और ब्रह्मांड, मानव व ब्रह्मांड के संबंध की परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। किसमें? वैशेषिक सूत्र में। परमाणु सिद्धांत भी सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। अब वैसे अगर आपसे आ जाएगा कि परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो डाल्टन ने। परंतु सर्वप्रथम इन्होंने, परंतु लिखित रूप में सारे साक्ष्यों के साथ, तो डाल्टन ने ही प्रस्तुत किया है। अगले हैं आर्यभट्ट प्रथम। तो पहले कहानी चलती थी कि सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण का जो कारण है वो राहु केतु की कहानी से था कि राहु और केतु दो राक्षस हैं जो सूर्य को निकल जाते हैं और चंद्र को निकल जाते हैं। परंतु इस कहानी या इस अंधविश्वास से हटकर एक वैज्ञानिक आधार पर सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि यह सब सूर्य व चंद्र, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा में जब होते हैं तब ये घटनाएं होती हैं। तो सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का वैज्ञानिक आधार किसने प्रस्तुत किया? तो आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 के निकटतम निर्धारित किया। इसके आगे डाटा है के आगे निर्धारित किया। ज्या सारणी यानी साइन की सारणी प्रस्तुत की कि साइन 0 का मान कितना होगा, साइन 30 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कितना, साइन 90 का, साइन फिर उसके आगे 120 का। तो ज्या सारणी प्रस्तुत की किसने? आर्यभट्ट प्रथम ने। इन्होंने गणित के क्षेत्र में रेखागणित, मेंसुरेशन, वर्गमूल व घनमूल हल करने की बहुत सारी विधियां, फार्मूले प्रस्तुत किए और इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी गोल है। इन्होंने बताया सर्वप्रथम, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण दिन व रात होते हैं। तो इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है, जिस कारण दिन व रात होते हैं। जिस कारण दिन व रात होते हैं। ये इन्होंने ही प्रस्तुत किया है आर्यभट्ट प्रथम ने। और इन्हीं के नाम से प्रथम उपग्रह, इन्हीं के नाम से
भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया गया। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह। तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट, जो इन्हीं आर्यभट्ट प्रथम के नाम से स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में। अगले व्यक्ति हैं या अगले वैज्ञानिक हैं ब्रह्मगुप्त। अगले गणितज्ञ हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने शून्य के कार्य करने के नियम प्रस्तुत किए। शून्य के कार्य करने के नियम प्रस्तुत किए। तो ब्रह्मगुप्त ने शून्य के कार्य करने के नियम प्रस्तुत किए। इन्होंने ही सर्वप्रथम बताया कि यदि हम किसी संख्या में शून्य जोड़ दें तो वही मान रहता है, किसी संख्या में शून्य घटाएं तब भी वही मान रहता है। अगर हम किसी संख्या को शून्य से गुणा कर दें तो उसका मान शून्य हो जाता है, और अगर हम किसी संख्या को शून्य से भाग करें तो वह संख्या अनंत हो जाती है। इन्होंने ही सर्वप्रथम अनंत की भी परिकल्पना प्रस्तुत की। गुरुत्व श्रेणी का योग ज्ञात करने का फार्मूला या विधि बताई, समीकरण हल करने की विधि बताई। इन्होंने प्रिज्म, शंकु, पिरामिड का आयतन ज्ञात करने के फार्मूले प्रस्तुत किए, और अनंत की परिकल्पना भी इन्होंने ही प्रस्तुत की है। तो अगला लिख लीजिए भास्कराचार्य। भास्कराचार्य प्रथम, दो हैं भास्कराचार्य, एक है भास्कराचार्य प्रथम और एक है भास्कराचार्य द्वितीय। तो भास्कराचार्य प्रथम जो है आर्यभट्टी भाष्य और महाभास्करी यानी लघु भास्करी ग्रंथ लिखे हैं। तो इनके केवल ग्रंथ लीजिए, आर्यभट्टी भाष्य ग्रंथ लिखा है इन्होंने। एक लिखा है इन्होंने आर्यभट्टी भाष्य, दूसरा लिखा है महाभास्करी, महाभास्करी दूसरा इनका ग्रंथ है महाभास्करी, और तीसरा है लघु भास्करी। लघु भास्करी, ठीक है। आर्यभट्टी भाष्य याद रखना कि इनका एक है आर्यभट्टी भाष्य, यही मोस्ट है इनका आर्यभट्टी भाष्य। अगले हैं भास्कराचार्य द्वितीय। तो भास्कराचार्य द्वितीय जो है अवकलन, समाकलन के लिए खास करके जाने जाते हैं। ये है भास्कराचार्य प्रथम, ये है भास्कराचार्य प्रथम। तो अगले हैं भास्कराचार्य द्वितीय। क्या काम है भाई इनके? नंबर एक तो अवकलन समाकलन, अवकलन हुआ समाकलन, अवकलन हुआ समाकलन। दूसरा है शून्य की खोज, शून्य की खोज, अवकलन समाकलन शून्य की खोज इन्हीं में है। अगले वैज्ञानिक हैं आचार्य महावीर, ठीक है। अगले हैं आचार्य महावीर, आचार्य महावीर, आचार्य महावीर। आचार्य महावीर ने लासा मासा संबंधित, लासा मासा यानी लासा व मासा, लासा व मासा संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत की है महाचार्य ने। और वृत्त के अंदर यानी लासा और मासा ज्ञात करने की विधि,
ज्ञात करने की विधि, लासा मासा ज्ञात करने की विधि। दूसरा इनका है कि वृत्त के अंदर चतुर्भुज, वृत्त के अंदर चतुर्भुज से संबंधित प्रमेय, से संबंधी प्रमेय व विधि, संबंधी प्रमेय। और एक इनकी है दीर्घवृत्त से संबंधित प्रमेय, दीर्घवृत्त की परिकल्पना, दीर्घवृत्त की परिकल्पना इन्होंने ही प्रस्तुत की है, दीर्घवृत्त की परिकल्पना। तो ये है आचार्य महावीर, यानी लासा ज्ञात करने की विधि, वृत्त के अंदर, यानी वृत्त के चतुर्भुज नहीं, वृत्त के अंतः, वृत्त के, यहां पे लिख लीजिए वृत्त के अंतः, वृत्त के अंतः चतुर्भुज संबंधी प्रमेय जो है इन्होंने ही। और दीर्घवृत्त के क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त की कल्पना, यानी दीर्घ वृत्त है ये, सॉरी वृत्त, ये है दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल की परिकल्पना इन्होंने प्रस्तुत की है। अगला है आर्यभट्ट द्वितीय, अगला है आर्यभट्ट द्वितीय, आर्यभट्ट द्वितीय। आर्यभट्ट द्वितीय में आपको केवल पढ़ना है कि पाई का मान, कि पाई बराबर 22/7 इन्होंने ही प्रस्तुत किया है। और पाई का जो है रेशियो इन्होंने बताया कि पाई का जो रेशियो होगा, यानी पाई का मान 22/7। गोले के पृष्ठ का, इसी में गोले, गोले का पृष्ठ, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने की विधि, ज्ञात करने की विधि, विधि भी इन्होंने प्रस्तुत की है। ठीक है। अगला है विज्ञान से जुड़े कुछ पुरस्कार, यानी विज्ञान के पुरस्कार, विज्ञान के पुरस्कार। तो विज्ञान से जुड़े जो पुरस्कार हैं उनमें तो सबसे पहले नाम आता है नोबेल पुरस्कार का। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से 5 क्षेत्रों में, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, शांति और साहित्य के लिए प्रदान किया जाता था। फिर 1967, यानी फिर आगे से स्वीडिश बैंक के द्वारा एक और उसकी 300वीं वर्षगांठ थी, तो 1965 में 300वीं वर्षगांठ थी, और 1967 से अर्थशास्त्र में भी स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र में। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो अगला है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। तो स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे सर अल्फ्रेड नोबेल, तो उन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और भी उन्होंने खोजें की थी। तो उन्होंने अपनी वसीयत में लिखवा दिया था कि हमारे मरने के बाद हमारी संपत्ति से जितना भी ब्याज प्राप्त होगा, या हमारी संपत्ति से जितनी भी इनकम होगी, वह इनकम पुरस्कारों के वितरण में दी जाए। तो 1901 से ये पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। तो प्रारंभ कब है? 1900, यानी कब से प्रारंभ है? प्रारंभ कब से किए गए? 1901 से।
ठीक है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को इनकी घोषणा होती है। 10 दिसंबर को घोषणा होती है। ठीक है। वर्तमान में कितने क्षेत्रों में? वर्तमान में 6 क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। 1901 यानी प्रारंभ से 5 क्षेत्रों में, पहले 5 क्षेत्रों में, पहले 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। 5 क्षेत्र कौन कौन से? नंबर 1 था भौतिक के क्षेत्र में। नंबर 2 रसायन चिकित्सा, रसायन चिकित्सा। चौथा शांति, और 5वां साहित्य, और पांचवां साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। ठीक है। परंतु कुछ समय के बाद क्या किया गया कि इसमें एक और पुरस्कार जोड़ दिया गया, और वो किसमें? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जोड़ दिया गया। यह पुरस्कार स्वीडन की जो स्वीडिश बैंक है वो प्रदान करती है। ठीक है। और यहां पे लिख लीजिए कि वर्तमान में 6 क्षेत्रों में, वर्तमान में 6 क्षेत्रों में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में जो है अर्थ का नया, मतलब छठा जो है, छठा पुरस्कार जो है 1969 से ये इधर लिख दें, हिंदी में लिख दें कि छठा पुरस्कार 1969 से किसमें, ये वाला में डाल दें, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। 1967 में इसकी घोषणा हुई थी। 1967 में घोषणा हुई थी। घोषणा कब हुई थी इसकी? 1967 में। स्वीडिश बैंक की 300वीं वर्षगांठ पर, 300वीं वर्षगांठ पर, ठीक है, 300वीं वर्षगांठ पर एक नए पुरस्कार की घोषणा हुई 1967 में कि अब जो है अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो है 1969 में दिया गया। तो पहले 5 थे, अब कितने हो गए? अब 6 हो गए पुरस्कार। घोषणा कब होती है? तो 10 दिसंबर को, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को घोषणा होती है। किसी एक क्षेत्र में, जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। किसी भी क्षेत्र में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को ही नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहले क्या था कि पहले मरणों उपरांत भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, परंतु अब क्या है कि अब किसी को मरणों उपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, और इसको क्या किया गया कि 1974 में इसे बंद कर दिया गया। यानी 1974 में एक नया नियम बना, 1974 से
मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को, 3 लोगों को दिया जाएगा। एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाएगा और मरणोपरांत अब 1974 से किसी को नहीं दिया जाता है। अब तक 4 लोग ऐसे हुए हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो पहले हैं मैडम क्यूरी, यानी अगला पॉइंट लिख लीजिए कि अब तक 4 लोगों को 2 बार, 4 लोगों को 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, 2 बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुआ है। पहले कौन है भाई? पहली है मैडम क्यूरी, नंबर 1 है मैडम क्यूरी। इनको भौतिक के क्षेत्र में मिला है, भौतिक, और दूसरा मिला है रसायन के क्षेत्र में, दूसरा मिला है रसायन के क्षेत्र में। ठीक है, मैडम क्यूरी को 2 बार मिला, एक तो मिला रेडियम की खोज करने पर, ठीक है, अब एक बार रसायन के क्षेत्र में भी इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। दूसरे हैं लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग। लिनस पॉलिंग को भी 2 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, एक रसायन के क्षेत्र में और एक शांति के क्षेत्र में, रसायन और शांति, रसायन और शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। अगले हैं जॉन बर्डीन, नंबर 3 है जॉन बर्डीन। जॉन बर्डीन को रसायन में ही 2 बार, रसायन में 2 बार, जॉन बर्डीन को रसायन में ही 2 बार, रसायन में ही 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। अगले हैं फ्रेडरिक सेंगर, अगले हैं फ्रेडरिक सिंगर, सेंगर हैं, सेंगर, सॉरी सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर हैं, फ्रेडरिक सेंगर हैं। इनको रसायन में 2 बार मिला है, रसायन में, रसायन में 2 बार, इनको भी रसायन में ही 2 बार फ्रेडरिक सेंगर को भी मिला है। सॉरी, जॉन बर्डीन जो है इनको भौतिक में मिला है, ये जो है भौतिक में पाए हैं, ये भौतिक में पाए हैं, और फ्रेडरिक सेंगर जो हैं ये रसायन में पाए हैं। ठीक है, भौतिक, ये जो है भौतिक में पाए हैं और ये सेंगर जो है वो रसायन में 2 बार पाए हैं। भौतिकी में पहला, भौतिक में पहला जो है WC रोजन को दिया गया था एक्स किरणों की खोज में, हमने बताया था आपको। अगला पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में 1958 से यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया है भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद के द्वारा। यह भारत में विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो अगला है भटनागर पुरस्कार। भटनागर पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार, ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में, शांति
स्वरूप भटनागर की स्मृति में, भटनागर की स्मृति में, शांति स्वरूप भटनागर की स्मृति में दिया जाता है। और यह भारत का क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा विज्ञान का पुरस्कार है। 1958 से प्रारंभ, 1958 से प्रारंभ, 1958 से प्रारंभ, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारतीय औद्योगिक विकास, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा, वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद द्वारा ये प्रदान किया जाता है, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर, यानी भारत में, अगला इसे लिख लीजिए कि भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा, भारत में विज्ञान का सबसे बड़ा, विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। अगला पुरस्कार है मूलभूत भौतिकी पुरस्कार। तो यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसे इसकी स्थापना यूरी मिलनर, जो कि एक रूसी नागरिक थे, तो उन्होंने की है और इसे रूसी नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला है मूलभूत भौतिकी पुरस्कार, ठीक है। रूसी नोबेल कहा जाता है। यूरी मिलनर ने स्थापित किया, यूरी मिलनर ने इसको स्थापित किया है। रूसी नोबेल पुरस्कार है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार भी है भौतिक विज्ञान में। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? तो हमने अपनी पिछली क्लास में हम कुछ उपकरण पढ़ चुके थे, कुछ मापन उपकरण पढ़ चुके थे। उसके आगे के हमने सर्वप्रथम मापन उपकरण पढ़े हैं। मापन उपकरण के बाद हमने दिवस पढ़े हैं। विज्ञान के क्षेत्र में जो भी दिवस थे, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो भी दिवस थे, वो हमने दिवस पढ़े हैं। इसमें विज्ञान दिवस बहुत ही मोस्ट है। विज्ञान दिवस, ओजोन परत संरक्षण दिवस बहुत ही मोस्ट है, और ऊर्जा संरक्षण दिवस ही बहुत ही मोस्ट है। मोस्ट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वही हमने इसमें लिखे हैं। उसके बाद हमने खोजें पढ़ी हैं, महत्वपूर्ण खोजें, ठीक है। महत्वपूर्ण खोजें हमने पढ़ी हैं। इसमें प्लावन का सिद्धांत, रेडियोधर्मिता, कॉस्मिक किरणें, रेडियम व पोलियम, इनके बारे में आगे हम विस्तार से भी पढ़ेंगे। यहां पर केवल पढ़ा कि कौन वैज्ञानिक किससे संबंधित हैं। उसके बाद हमने वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा कि भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, ठीक है, कि भारतीय वैज्ञानिक किससे संबंधित हैं।
कौन से सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किए, कौन सी पुस्तकें लिखी उन्होंने और किससे वो संबंधित हैं, क्या योगदान रहा उनका। और उसके बाद हमने जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो पुरस्कार हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, विज्ञान के पुरस्कार, जिसमें नोबेल के बारे में पढ़ा हमने, भटनागर पुरस्कार के बारे में पढ़ा और मूलभूत भौतिकी पुरस्कार के बारे में पढ़ा। और भी पुरस्कार हैं जो अगली कक्षाओं में क्रम से आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।